तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट। पैलेस्टीन ये शब्द पहले सुना है आप लोगों ने? कहाँ पे? न्यूज़ में सुना है, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर के बारे में जानते हैं? क्या था ऑटोमन एम्पायर? बाइजेंटीन एम्पायर, ठीक है। या जो एंशियंट रोमन एम्पायर है, जब वो बाद में टूटा, उसको ऑक्यूपाई किसने किया? ऑटोमन एम्पायर ने। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। तो टर्किश एम्पायर बन गया था, इसको ऑटोमन एम्पायर कहते थे। और उससे क्या हुआ था कि जो डायरेक्ट ट्रेड रूट था, लैंड रूट, यूरोप और इंडिया के बीच में, वो बीच में कौन आ गए थे? मीडिएटर्स, ऑटोमन एम्पायर, ठीक। आगे जाके क्या होता है, यही ऑटोमन एम्पायर फिर से टूटता है। और ये कब टूटता है? इट कोलैप्सेस आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, पहला विश्व युद्ध जब खत्म होता है और यूके और उसके एलाइज एज विक्टर सामने आते हैं, उसी के बाद लीग ऑफ नेशंस भी बनता है। ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता है और उसका कुछ हिस्सा ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। तो पैलेस्टीन एक पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का। वो पूरा पैलेस्टीन बाद में किसके एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया? ब्रिटेन के, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। ब्रिटेन ने लगभग 30 साल तक, 1918 से लेकर 1948 तक, 1918 टू 1948, ये 3 डेकेड्स, 30 साल तक पैलेस्टीन को अपने पास, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रखा। और जब फाइनली वो वहाँ से हटा, तो उसने भी वही काम किया जो यहाँ पे इंडिया में किया था। क्या किया? पार्टीशन। पैलेस्टीन का पार्टीशन प्लान प्रपोज किया गया। पैलेस्टीन को 2 स्टेट में तोड़ने की बात की गई, मतलब 2 कंट्री, 2 नेशन। एक वो जहां पे ज्यूज रहेंगे और एक वो जहां पे अरब्स, जो बहुत पहले से वहां रह रहे थे सिंस ऑटोमन एम्पायर टाइम, जिनको कहते हैं पैलेस्टीनियन अरब्स। पैलेस्टीनियन अरब्स वो लोग के लिए, और कुछ हिस्सा किसके लिए रहेगा? ज्यूज के लिए। तो ये जो पार्टीशन हुआ, इस पार्टीशन को कहीं ना कहीं इजराइल तो मान गया, या कह सकते हैं ज्यूज मान गया। और उसने कहा कि ठीक है, हमें हमारे लिए एक कंट्री मिलेगी रहने के लिए। क्योंकि आपको पता था कि ज्यूज के लिए अलग से कोई कंट्री कभी थी नहीं। ज्यूज वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए थे। लेकिन बाद में ब्रिटेन को ये रियलाइज़ हुआ कि ज्यूज के लिए अपना एक नेशनल होम, एक नेशनल कंट्री होनी चाहिए। तो वही पैलेस्टीन जो ब्रिटेन को मिला था आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर, उसी पैलेस्टीन को 2 पार्ट में डिवाइड किया ब्रिटेन ने। खुद से नहीं, एक प्लान प्रपोज किया और कहा जो लीग ऑफ नेशंस बना है, वही उस ज़माने का यूनाइटेड नेशंस आप मान सकते हैं, ठीक है। वही बाद में यूएन में आगे जाके कन्वर्ट होता है, ठीक। तो लीग ऑफ नेशंस के थ्रू एक पार्टीशन प्लान क्रिएट किया गया और उस प्लान के तहत डिवाइड करने की बात हुई, ठीक है। जो लोग वहाँ पे पहले से रह रहे थे, पैलेस्टीनियन अरब्स, वो इसके फेवर में नहीं थे। They did not want the Palestine to be divided between the Arabs and the Jews. वो ज्यूज को वहाँ का नहीं मानते थे, उनके लिए एक नया देश नहीं चाहते थे। काफ़ी लंबे समय से, इनफैक्ट जब से ब्रिटिश के अंडर में पैलेस्टीन आया था, वो 30 साल से जितने भी अरब्स और ज्यूज वहाँ पे रह रहे थे, उनके बीच में आपस में रिवॉल्ट्स, आपस में इंसर्जेंसीज, अटैक्स, आक्रमण, छोटी छोटी वॉर्स, ये लगातार हो रही थी। और ब्रिटेन इन वॉर्स को नहीं संभाल पा रहा था, क्योंकि यहाँ भी इंडिया में भी हम अपना फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, और वहाँ पे अरब और पैलेस्टीन और साथ में ज्यूज, वो भी अपना स्ट्रगल कर रहे थे। ज्यूज अपना घर वहाँ चाहते थे, अरब चाहते थे ज्यूज का घर यहाँ पे ना बनने पाए। फिर जब ब्रिटेन इस सिचुएशन को नहीं संभाल पाया, उसने लीग ऑफ नेशंस को ये मैटर दे दिया और कहा हम यहाँ से हट रहे हैं, वी आर विड्रॉइंग आवर फोर्सेस, आवर ट्रूप्स फ्रॉम दिस पैलेस्टीन। और यूएन जो है, मतलब लीग ऑफ नेशंस उस ज़माने का, इसको 2 पार्ट में पार्टीशन करने के लिए एक प्लान लेकर आए। तो जो प्लान आया, उस प्लान को
ज्यूस ने मान लिया और कहा ठीक है, हमें अपना इजराइल एक कंट्री हमारी मिल जाएगी। अरब्स ने नहीं माना। ठीक है, इजराइल ने अपना एक इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया 1948 में। हम उससे 1 साल पहले आज़ाद हुए थे 47 में। लेकिन जब इजराइल ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री, ज्यूस ने कहा कि ये हिस्सा हमारे पास है, हमें मिलेगा एज पर यूएन, लीग ऑफ नेशंस। अरब कंट्रीज जो आसपास की थी, लेट्स से जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट और पैलेस्टीन के रहने वाले अरब्स जो पहले से वहाँ रह रहे थे, इन सब ने अपना एक अलायंस बनाया, उन्होंने ज्यूस पर अटैक किया। इस वॉर में काफ़ी समय तक अरब्स हावी रहे इजराइल पे, लेकिन बाद में इजराइल ने अपना जितना हिस्सा उनको मिलना था एज पर लीग ऑफ नेशंस, वो हिस्सा तो ले ही लिया, प्लस बाकी हिस्सा जो पैलेस्टीन के हाथ में आया था वो हिस्सा भी अपने काबू में कर लिया। उसके साथ साथ काफ़ी हिस्से जॉर्डन के, सीरिया के और इजिप्ट के भी हथिया लिए, एनेक्सेशन कर लिया। इससे क्या हुआ कि इजराइल और आसपास की जितनी अरब कंट्रीज थीं उनमें विवाद होने शुरू हो गए। आपस में कोई भी कोऑपरेशन इन दोनों में नहीं रहा। बहुत समय बाद कुछ पीस ट्रीटीज साइन हुई इजिप्ट के बीच, जॉर्डन के बीच, और बाद में एक अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ यूएई और बहरीन के साथ। इंडिया ने भी स्टार्टिंग से पहले पैलेस्टीन का सपोर्ट किया, इजराइल के साथ भी हम थे, और इंडिया ने स्टार्टिंग में ही जब 1948 में ये स्प्लिट करने का डिसीजन आया था यूएन का, तो इंडिया इसके साथ नहीं खड़ा था। इंडिया ने कहा देखिए हमारे यहाँ भी पार्टीशन बड़ा बेकार तरीके से हुआ है, आज तक विवाद हैं और आगे भी रहेंगे शायद, तो अगर पार्टीशन यहाँ भी होगा पैलेस्टीन में तो विवाद और बढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में इश्यूज आएंगे। लेकिन पार्टीशन हुआ, जिसको अरब्स पैलेस्टीनियन नहीं माने, वो लगातार कन्फ्लिक्ट में रहे ज्यूज के साथ। इंडिया भी स्टार्टिंग में थोड़ा साथ पैलेस्टीन का देता था, थोड़ा साथ इजराइल का देता था। इनफैक्ट काफ़ी समय तक हमने कोई भी अपने डिप्लोमेटिक संबंध या एम्बेसी टू एम्बेसी एक्सचेंज इजराइल से रखा ही नहीं। 1990s में जाके हमने अपने डिप्लोमेटिक संबंध को रिवाइव किया, एम्बेसी टू एम्बेसी प्रोग्राम्स कराए, मिनिस्टर्स यहाँ से वहाँ, अब वहाँ के मिनिस्टर्स यहाँ आना शुरू हुए। लेकिन 1948 से लेकर 1990 तक हमारे बीच में ऐसे रिलेशंस इजराइल के साथ एब्सेंट थे। फिर बाद में रिसेंटली जब मोदी जी ने सत्ता संभाली इंडिया की, फिर वो बने पहले प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल गए। पहले क्या था कि हमने इजराइल के साथ हाइफनेशन कर रखा था, ये वर्ड आपने सुना होगा, हाइफनेशन। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये बीच में एक हाइफन बना हुआ है, देख रहे हैं, विजिबल है आप लोग को? इजराइल पैलेस्टीन, जो डैश है हाइफनेशन। हाइफनेशन का मतलब आईआर में होता है कि अगर इंडिया इसको देख रहा है, इस ब्लॉक को, तो एज अ हाइफन देखता है, मतलब इंडिया इजराइल और पैलेस्टीन से रिश्ते दोनों से इस तरह से बनाएगा जिससे दोनों को आपस में फर्क ना पड़े। अगर इजराइल की मदद करना शुरू कर दे इंडिया, तो लगभग वैसी मदद किसकी करेगा? पैलेस्टीन। जस्ट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर, दोनों के बीच में क्या रहे? बीओपी, बैलेंस ऑफ पावर यहाँ मेंटेन रहे। तो इससे चाह कर भी अगर रिश्ते हम इनसे अच्छा करना चाहें तो इनसे भी करना पड़ेगा, जो इनके लिए कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके लिए भी करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं थी हमारी। इंडिपेंडेंट मतलब इजराइल की फॉरेन पॉलिसी इंडिया वैसे ही बनाएगा जैसे वो किसके लिए बना रहा है? पैलेस्टीन के लिए, एंड वाइस वर्सा। लेकिन अगर हम चाहें कि नहीं, इंडिया इजराइल रिलेशन अलग चलें और इंडिया पैलेस्टीन रिलेशन अलग चलें, पहले ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो 2017 में जब पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ गए, पैलेस्टीन वो कभी नहीं गए। जबकि हमारे यहाँ पहले क्या होता था कि अगर कोई मिनिस्टर टू मिनिस्टर बातचीत होती है या कोई डिप्लोमेटिक संबंध हम रखते थे, तो जो संबंध हम इनसे रखेंगे, अगर यहाँ विजिट हो रही तो विजिट यहाँ भी होगी, अगर इनको इनवाइट करेंगे तो इनको भी इनवाइट करेंगे। लेकिन वहाँ पे पहली बार 2017 में हाइफनेशन को तोड़ दिया नरेंद्र मोदी ने और कहा अब रिश्ते हम डी हाइफन करेंगे। मतलब अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के रिश्ते रखेगा किसके साथ? इजराइल के साथ, और जितना रखना चाहेगा रखेगा पैलेस्टीन के साथ। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक जिस्ट में समझाया कि क्या कन्फ्लिक्ट था।
लेकिन अब थोड़ा सा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में चलना पड़ेगा आगे। हाँ बेटा, क्या कहते बताओ। इज़राइल कंट्री पहले था नहीं बेटा, इज़राइल कंट्री बनना था। नहीं, इज़राइल कंट्री एक बनना था ज्यूज के लिए, इज़राइल नामक कोई कंट्री नहीं थी। ठीक है, ज्यूज ने ये वर्ड दिया कि हमें इस कंट्री को बनाना है इज़राइल नाम से, और इसको सपोर्ट किया यूके ने, ब्रिटेन ने कहा ठीक है हम पार्टीशन करवाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं उसके बारे में, समझाता हूँ मैं आपको कैसे ये पार्टीशन हुआ। ठीक है, कब कब क्या क्या चीज़ें हुई, पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे ईयर बाय ईयर हर चीज़ को, तब जाके वो कॉन्फ्लिक्ट आपको समझ में आएगा। क्योंकि पूरे आईआर में आप कहें या पूरे जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, सबसे बड़ा विवाद सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं है, उससे बड़ा विवाद भी जिससे पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज परेशान हैं, वो है इज़राइल पैलेस्टीन का विवाद। ठीक है, तो ये विवाद क्या है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्यों नहीं सुलझ पाया अब तक, और आगे का क्या वे अहेड रहेगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो थोड़ा सा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में आना पड़ेगा फिर से, और कुछ क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा, कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जानना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ, व्हाट वर द फैक्टर्स विच लेड टू इज़राइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट। तो पहले ये इज़राइल कहाँ से आया, पैलेस्टीन कैसे डिवाइड हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे, पहले वो समझते हैं। तो इज़राइल को इंडिपेंडेंस मिली 1948 में, या आप ये कहें कि इज़राइल एज अ कंट्री बना पहली बार 1948 में, उससे पहले वहाँ पे सिर्फ पैलेस्टीन था विच वॉज द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, आज़ादी के बाद से ही, ये एक सेपरेट कंट्री बनने के बाद से ही इज़राइल ने कई सारी अलग अलग वॉर्स लड़ी हैं आपस के पड़ोसी मुल्कों के साथ, विच वर द अरब कंट्रीज। उसके पड़ोस में कौन कौन है, जैसे कि जॉर्डन बगल में है, सीरिया है, इजिप्ट है, ये सारी कंट्रीज के साथ रिश्ते इज़राइल के अच्छे नहीं रहे, काफ़ी वॉर्स इसमें लड़ी। ठीक है, अब हुआ क्या था कि जूस को कहीं भी वर्ल्ड में अपने लिए कंट्री नहीं मिली थी, हर जगह से उनका कहीं ना कहीं परसिक्यूशन हुआ था। तो जो जूस हैं उनको लगा कि जो इज़राइल है ये इनको प्रॉमिस किया गया था बाय द यूके, ये उनका अपना घर है, ये उनको मिलना चाहिए था। लेकिन जो अरब्स वहाँ रह रहे थे पैलेस्टीन में, उनको लगा कि नहीं, ज्यूस ने हमारे देश को ऑक्यूपाई किया है, हम पहले से यहाँ रह रहे थे, ये जगह हमारी ही होनी चाहिए थी। मीन्स जो अरब्स या जो पैलेस्टीन में रह रहे थे, दे वर अगेंस्ट दिस पार्टीशन। वो इस पार्टीशन को चाहते ही नहीं थे कि कोई ऐसा देश का पार्टीशन हो कि दो पार्ट बन जाए, एक पार्ट ज्यूस के लिए, एक पार्ट पैलेस्टीनियन अरब्स के लिए। ठीक है, एंड माइंडेड कि इस एरिया में जो पैलेस्टीन था, जो कि ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, यहाँ पे मेजॉरिटी में अरब्स रहते थे और कुछ अमाउंट में माइनॉरिटी में ज्यूज रहते थे। ठीक, तो ये मेजॉरिटी वाली पॉपुलेशन नहीं चाहती थी कि माइनॉरिटी वाली पॉपुलेशन के लिए एक नई कंट्री बन जाए, वो भी इनके ही कंट्री से कार्व करके बाहर निकाल के, क्योंकि पैलेस्टीन ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था जो कि बाद में टूटा उस एम्पायर से, और किसके हाथ में आ गया, ब्रिटेन के हाथ में आ गया। तो ये विवाद कब से शुरू हुआ, पहले इसको समझते हैं। देखिए 1914 में शुरू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, 1918 तक आते आते ख़त्म हो गया। 1917 तक पिक्चर एकदम क्लियर हो चुकी थी कि यूके और उसके जो एलाइज है वो जीत रहे हैं, और उधर जो हंगेरियन एम्पायर है जिनके साथ जर्मनी खड़ा था वो हार रहा है। ऑटोमन एम्पायर इसी बीच में टूटना शुरू हुआ। द सीड्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ज्यूज एंड अरब्स वर लेड इन 1970। तो 1917 से ज्यूज और अरब्स में आपस में विवाद, कन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ। ऐसा क्यों हुआ शुरू, क्योंकि उस ज़माने में जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, कहाँ के, ब्रिटेन के, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी, जिनका नाम था आर्थर जेम्स बेल्फोर, आर्थर जेम्स बेल्फोर, उन्होंने एक दस्तावेज जारी किया, एक डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं बेल्फोर डिक्लेरेशन, बेल्फोर डिक्लेरेशन। और उन्होंने ऑफिशियली एक्सप्रेस किया सपोर्ट, किसका सपोर्ट, ब्रिटेन का सपोर्ट, कि ब्रिटेन सपोर्ट करता है किस चीज़ को, फॉर अ ज्यूइश नेशनल होम, ज्यूज के लिए एक खुद का अपना घर, नेशनल होम मतलब कंट्री, घर होना चाहिए अपना, वो भी कहाँ पर होना चाहिए, पैलेस्टीन। और इस डॉक्यूमेंट को क्या बोला गया, बेल्फोर डिक्लेरेशन।
तो इसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के बाद जब ये पता चल गया कि ब्रिटिशर्स जिनके हाथ में पैलेस्टीन आ चुका है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, अब ये आगे जाके कभी ना कभी क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस देश को, ज्यूज़ के लिए भी और अरब्स के लिए जो वहाँ रह रहे थे पैलेस्टीन में। अब इससे ही बीच में क्या हो गया, एक विवाद आना शुरू हो गया, क्योंकि कंसर्न था किसका, राइट्स ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन ज्यूइश कम्युनिटी, जो पहले से वहाँ पे रह रहे थे और मेजॉरिटी में थे और नॉन ज्यूइश थे, मतलब अरब, उनका आपने कंसेंट लिया ही नहीं, उनसे आपने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं, और एक डॉक्यूमेंट सामने कर दिया कि यहाँ पे अब डिवीज़न होगा पैलेस्टीन का। अब यहाँ से वायलेंस की कहानी शुरू हो गई, किसके बीच में, ज्यूज़ और अरब्स के बीच में। और कहीं ना कहीं जो पैलेस्टीनियन अरब्स थे अब वो एंटी यूके भी हो गए, क्योंकि यूके मतलब ब्रिटेन उनकी कंट्री को डिवाइड कर रहा था। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक मैंडेट फॉर पैलेस्टीन, मैंडेट फॉर पैलेस्टीन, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट आप मान सकते हैं, जहाँ पर ब्रिटिश को क्या मिल गया था, एडमिनिस्ट्रेशन किसका, ऑफ द टेरिटरी ऑफ पैलेस्टीन, पैलेस्टीन का हिस्सा ब्रिटेन के हाथ में आ गया। कैसे आ गया, जब ऑटोमन एम्पायर टूटा और अपने इस हिस्से को देना पड़ा उसको, किसको, ब्रिटेन को। कब, जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई 1918 में। और ये लीगल स्टेटस, मैंडेट मतलब लीगल स्टेटस, कि इस जगह का लीगल ओनर अब कौन है, ब्रिटेन है, इसको बाद में लीग ऑफ नेशंस ने भी माना और लीग ऑफ नेशंस मैंडेट बोला गया। लीग ऑफ नेशन उस ज़माने का यूनाइटेड नेशंस था, ठीक है। तो ये जो लीगल स्टेटस था किसका, पैलेस्टीन का, वो पैलेस्टीन जो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, अब वो मैंडेट, वो लीगल स्टेटस किसको मिल गया, ब्रिटेन को, मतलब ब्रिटेन के हाथ में आ गया पैलेस्टीन। मीन्स पैलेस्टीन बिकेम ब्रिटेन एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। और ये पैलेस्टीन किसका पार्ट था, ऑटोमन एम्पायर, टर्किश एम्पायर का पार्ट था। तो जब ब्रिटेन के हाथ में आ गया तो 1918 से ही ब्रिटेन ने क्या स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, अपना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे इंडिया के लिए एक्ट्स, लॉज, पॉलिसीज उन्होंने बनाया था इंडिया का प्रशासन करने के लिए, वैसे ही पैलेस्टीन के लिए भी ब्रिटेन ने अपना काम करना शुरू किया। और तब तक किया जब तक मैंडेट उसके हाथ में था। मैंडेट मतलब लीगल ओनरशिप ब्रिटेन अपने हाथ में रखा था। 1948 तक ब्रिटेन ने इसको अपने हाथ में रखा और बाद में कहा कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। इन द सेम वे जब वो कहे कि इंडिया से भी हम जा रहे हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनाकर वो निकल लिए, वैसे ही वो पैलेस्टीन से रिट्रीट हुए। रिट्रीट क्यों हुए, क्योंकि लगातार जो वायलेंस वहाँ पे चल रहा था ज्यूज़ और अरब्स के बीच में, उसको संभाल नहीं पा रहा था ब्रिटेन, ठीक है। तो आप देखिए 1918 से 1948 ये 30 साल का समय है। 30 साल तक ये पैलेस्टीन जो पहले ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, इसी पैलेस्टीन में 2 कम्युनिटीज़ रहती थी, एक कम्युनिटी मेजॉरिटी में, एक कम्युनिटी माइनॉरिटी में। मेजॉरिटी कम्युनिटी थी पैलेस्टीनियन अरब्स की और माइनॉरिटी थी ज्यूज़ की। जब ये मैंडेट ब्रिटिशर्स के हाथ में आया, जब ब्रिटिशर्स के हाथ में लीगल डॉक्यूमेंट आ गए किसके, पैलेस्टीन के, उसी समय ब्रिटिशर्स ने अपना कमिटमेंट दिखाया किसके लिए, बैलफोर डिक्लेरेशन के लिए। इन्होंने कहा कि आगे जाकर हम एक नेशनल होम बनाएंगे, किसके लिए, फॉर द ज्यूइश पीपल, और उसी के साथ पैलेस्टीनियन अरब्स के लिए भी बाउंड्रीज को डिमार्केट करेंगे, मतलब पैलेस्टीन को 2 पार्ट में तोड़ा जाएगा, ठीक है। जबकि जो पैलेस्टीन थे दे कंपोज द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, मतलब मेजॉरिटी में कौन था वहाँ पर, पैलेस्टीनियन अरब्स थे। तो इनका कंसेंट कोई लिया नहीं गया, ब्रिटिशर ने सीधे ज्यूज का सपोर्ट किया और 1 साइडेड डिक्लेरेशन दे दिया, ठीक। लीग ऑफ नेशंस मैंडेट, ब्रिटेन ने बाद में कहा कि ये एडमिनिस्टर हम करेंगे, लेकिन पीछे से सपोर्ट इसका आप करेंगे। कौन करेगा, लीग ऑफ नेशंस, ताकि इस एरिया में, मिडिल ईस्ट में पीस सिक्योरिटी बनी रहे। तो लीग ऑफ नेशंस मैंडेट क्या होता है, एक लीगल स्टेटस होता है फॉर सर्टेन टेरिटरीज विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ वन कंट्री
टू अनदर फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर वन। जैसे आपने देखा वर्ल्ड वॉर वन में जब ऑटोमन एम्पायर टूटा तो ऑटोमन एम्पायर के हाथ में कंट्रोल था किसका, एक पर्टिकुलर टेरिटरी का। वो कौन सी थी, पैलेस्टीन वाली। उस टेरिटरी को ट्रांसफ़र किया गया, एज अ रिवॉर्ड वो किसको मिला, ब्रिटेन को मिला, ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। और उसके लिए क्या बनाए गए, कुछ लीगल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कानूनी कागज़, इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट, प्रॉपर ऑफिशियल ट्रांसफ़र किया गया कि अब ये जगह किसके हाथ में रहेगी, ब्रिटेन के हाथ में रहेगी। और इंटरनेशनल लेवल पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस साइन करा दिए गए और कहा कि अब जो ब्रिटेन है इट विल बी एडमिनिस्ट्रिंग द टेरिटरी ऑन बिहाफ ऑफ लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस के बिहाफ पे ब्रिटेन वहाँ को, पैलेस्टीन को एडमिनिस्टर करेगा, इसके सिविल लॉज बनाएगा, इसको मैनेज करेगा। ये मैंडेट ब्रिटेन ने अपने पास 30 साल तक रखा। उसके बाद 1948 में ब्रिटिशर्स ने अपनी फोर्सेस को वहाँ से रिट्रीट करा लिया। तो ये जो बैलफोर डिक्लेरेशन था यही एक मेन कारण था कन्फ्लिक्ट का, जो ज्यूज और पैलेस्टीनियन अरब्स के बीच में आया। तो बैलफोर डिक्लेरेशन वाज बेसिकली अ पब्लिक स्टेटमेंट issued by the British government in 1917 during the First World War। वर्ल्ड वॉर 18 में ख़त्म हुई, लेकिन 1917 तक पिक्चर क्लियर थी कि हम मतलब ब्रिटिशर्स जीतने वाले थे। हम भी उस समय किसको सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को, बिकॉज इंडिया वॉज एट दैट टाइम अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। तो हमारी भी जॉइंट फोर्स है, जो हमारे भी लोग थे वो ब्रिटिशर्स के साथ ही सपोर्ट में, आर्मी में सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया था कि एक नेशनल होम बनाया जाएगा जूइश पीपल के लिए। कहाँ पर बनाया जाएगा, पैलेस्टीन में। और ये पैलेस्टीन कब क्या था, ऑटोमन रीजन का पार्ट था। और यहाँ पे स्मॉल माइनॉरिटी में कौन रहते थे, जूइश पॉपुलेशन, ठीक। तो इसके लिए 1917 में एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। ये बेसिकली एक लेटर था। अगर आप बैलफोर डिक्लेरेशन टाइप करते हैं गूगल पे तो आपको एक खत मिलेगा, एक लेटर मिलेगा, जहाँ पर ब्रिटिशर्स फॉरेन सेक्रेटरी ने एक लेटर लिख कर भेजा और कहा कि अब जब हमारे हाथ में पैलेस्टीन आएगा तो आगे जाके कुछ समय बाद इसको हम नेशनल होम बनाएंगे, डिवाइड करके, किसके लिए, ज्यूज़ के लिए, ठीक है। तो फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बैलफोर ने ये एक लेटर यहाँ पे लिखा। इसी लेटर के आउट होने के बाद कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था ज्यूज़ और अरब्स के बीच में। तो ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टीन को कंट्रोल किया फॉर ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स, ठीक। और जब ये 30 साल तक ब्रिटिशर्स ने कमांड किया पैलेस्टीन को, पूरे 30 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान नहीं रहा ब्रिटेन के लिए, क्योंकि इस 30 सालों में क्या हुए, बैक टू बैक वहाँ पे कम्युनल राइट्स हुए। किसके बीच में, 2 कम्युनिटीज़ के बीच में, पैलेस्टीनियन अरब्स और ज्यूज के बीच में, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस 3 डिकेड्स देयर वाज अ सक्सेशन ऑफ प्रोटेस्ट, राइट्स एंड रिवॉल्ट्स बिटवीन whom, बिटवीन द ज्यूज एंड द पैलेस्टीनियन अरब्स। खूब वायलेंस होता था इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, and Britishers were not able to handle it completely। और इसी बीच में नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हो गए थे पैलेस्टीन में। ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे पैलेस्टीनियन अरब्स और ज्यूज के बीच में शुरू हुए। आपस में दोनों कम्युनिटीज़ में काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहा। 1936 से लेके 1939 के बीच में अरब रिवॉल्ट हुआ और उसके बाद 44 से 48 तक, जब तक इजराइल बना नहीं, ज्यूइश इंसर्जेंसी हुई। मतलब ज्यूइश लोगों ने भी मिलिटेंसी करी, आर्म्ड रिबेलियन किया और यहाँ पे अरब्स ने भी हथियारों के साथ ज्यूइश पे रिवोल्ट किया, अटैक किया। तो दोनों कम्युनिटी के बीच में बड़े लेवल पर कम्युनल राइट्स हुए और ब्रिटेन उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो देखिए लिखा है यहाँ पे साफ साफ मैंने, अनेबल टू कंटेन अरब एंड ज्यूइश वायलेंस, ब्रिटेन विथड्रू इट्स फोर्सेस फ्रॉम पैलेस्टीन इन 1948। तो वो पैलेस्टीन जो ब्रिटेन को मिला था फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर, 30 साल तक अपने हाथ में रखने के बाद ब्रिटेन वहाँ से बैकआउट हो गया, पीछे हट गया। क्यों? बिकॉज ब्रिटेन वॉज अनएबल टू कंटेन, मतलब हैंडल, स्टॉप करना, रोक नहीं पाया था ब्रिटेन किसको, अरब और ज्यूज के बीच में जो लगातार वायलेंस हो रही थी। तो अब ब्रिटेन ने कहा कि जो लीग ऑफ नेशंस हैं उस ज़माने का यूएन का आप तुम पे है, पार्टीशन हमने बोल रखा था करेंगे, अब आप एक पार्टीशन प्लान बनाइए और क्या करिए, विभाजन करिए इस एरिया का 2 पार्ट में, एक जहाँ पे ज्यूज रहेंगे, एक जहाँ पर अरब्स रहेंगे।
तो ब्रिटिशर्स विथड्रू लीविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजॉल्विंग द कॉम्पीटिंग क्लेम्स टू द न्यूली क्रिएटेड यूनाइटेड नेशंस। मतलब क्लेम्स कौन कॉम्पीट कर रहा था? एक ज्यूज कर रहे थे कि हमारा घर होना चाहिए, यूके ने बोला है, और अरब कहते हम तो यहाँ पहले से रह रहे हैं, हमारा ही क्लेम है, ठीक है। और ये सब चीज़ किस पे छोड़ दिया गया? जो नया नया यूनाइटेड नेशंस बना था अब 1948 में। इससे पहले लीग ऑफ नेशंस था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वही लीग ऑफ नेशंस क्या बन गया बेटा? यूनाइटेड नेशंस बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था? 45 में। उसी के बाद 48 में हट गया यहाँ से कौन? ब्रिटेन, और यूएन को कहा कि अब तुम्हारे हवाले पैलेस्टीन साथियों, ठीक। क्योंकि यूएन को पता था पहले से ही कि जो मैंडेट ब्रिटेन के पास है उसमें बैलफोर डिक्लेरेशन असाइंड है कि डिक्लेयर करना ही है पार्टीशन कभी ना कभी। तो पहले से ही, एक साल पहले से ही ब्रिटेन के कहने पर यूएन ने अपना एक प्लान बना रखा था। किस चीज़ का प्लान? पार्टीशन करने का, ठीक है। तो इन 1947 यूनाइटेड नेशंस एडॉप्टेड रेजोल्यूशन 181, एक प्रस्ताव लाया गया और यूएन के जितने मेंबर कंट्रीज उन्होंने इसको पास किया। इसको कहते हैं रेजोल्यूशन 181, या इसको आम भाषा में कहते हैं नोन एज दी पार्टीशन प्लान ऑफ पैलेस्टीन, ठीक है। इसका काम क्या था? टू डिवाइड ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन। ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन मतलब पैलेस्टीन किसके हाथ में था? मैंडेट मतलब लीगल स्टेटस ब्रिटिशर्स के हाथ में था। ब्रिटेन को कहाँ से मिला था? ऑटोमन एम्पायर से। तो अब ये जो ब्रिटेन के हाथ में टेरिटरी थी, विच वॉज ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी, अब इसको डिवाइड किया जाएगा, डिवाइड इनटू अरब एंड ज्यूइश स्टेट्स। अरब स्टेट को बोला जाएगा पैलेस्टीन, जो कि पहले से ही है, और ज्यूइश स्टेट को नाम दे दिया जाएगा इजराइल, ठीक। लेकिन जितने ज्यूज थे वो तो खुश थे कि अच्छा है, कम से कम उनको अपना घर मिल रहा है, जिसके लिए बहुत समय से वो परेशान थे। सो मोस्ट ज्यूज इन पैलेस्टीन एक्सेप्टेड द पार्टीशन। उन्होंने कहा इट्स ओके, वी आर विद पार्टीशन 181, वी फर्मली सपोर्ट पार्टीशन प्लान। लेकिन द अरब्स दे वर अगेंस्ट इट। वो कोई भी ऐसा डिवीजन चाहते नहीं थे। उन्होंने कहा था ये देश हमारा है, ये पार्ट हमारा है, हम बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं, इसका डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ये सब काम हुआ और 1948 में चुपचाप ब्रिटिशर्स ने अपने फोर्सेस को बाहर निकाल लिया। जैसे आप देखते हैं अफगानिस्तान से यूएस ने अपने ट्रूप्स को बाहर निकाल लिया और तालिबान ने फिर सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स बाहर निकले, इजराइल ने क्या किया? कहा जो कि पार्टीशन प्लान में जो हिस्से हमारे हमारे होने चाहिए, हम फटाक से उसको अपना मान लेते हैं। तो फटाक से क्या किया? ज्यूस ने 1948 में एक घोषणा की, एक घोषणा पत्र निकाला, डिक्लेरेशन किया और कहा कि ये जो एरिया हमारे हैं एज पर पार्टीशन ये इंडिपेंडेंट है और इसका नाम क्या रहेगा? इजराइल। द ज्यूइश डिक्लेरेशन ऑफ इजराइल्स इंडिपेंडेंस। जैसे इन्होंने बोला कि अब हम आज़ाद मुल्क हैं, आसपास के जितने भी अरब कंट्रीज थे जो पैलेस्टीन का सपोर्ट कर रहे थे, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, हाँ, उन्होंने एक साथ अलायंस बना के इस नई कंट्री इजराइल पे अटैक कर दिया। तो इजराइल ने जब बोला कि हम इंडिपेंडेंट हैं, दिस प्रॉम्प्टेड द सराउंडिंग अरब कंट्रीज टू अटैक। अब हुआ क्या? जब वॉर खत्म हुई, एट द एंड ऑफ द वॉर इजराइल कंट्रोल्ड अबाउट 50% मोर टेरिटरी देन ओरिजिनली गिवन बाय यूएन पार्टीशन प्लान। इतना सा हिस्सा दिया था यूएन ने इजराइल को, बाद में इतना हिस्सा कर लिया अपने पास। किसने? इजराइल ने। ये वही कंट्री जो 3 इन पर अटैक करी थी, इनके भी हिस्से छीन लिए इनसे। किसने? ज्यूज ने, इजराइल ने, ठीक है। लेकिन जब वॉर खत्म हुई तो कुछ हिस्से जो पैलेस्टीन के थे वो आसपास के कुछ देशों ने अपने हाथ में ले लिए थे। जैसे कि जॉर्डन ने, जॉर्डन कंट्रोल दी वेस्ट बैंक एंड जेरूसलम्स होली साइट्स, एंड इजिप्ट कंट्रोल दी गाजा स्ट्रिप। अब जरा सा मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। इधर आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है ये, और ये छोटा सा आपको इजराइल दिख रहा है, ग्रीन कलर का दिख रहा है ये देखो इतना सा है। मतलब वर्ल्ड मैप में बहुत जूम को तब दिखता है इजराइल, ठीक है ना। इधर आपका मेडिटेरेनियन सी है, ऊपर लगता है सीरिया, जॉर्डन, इराक, इजिप्ट, ठीक है। ये आपका इधर जॉर्डन है, सीरिया,
इराक या इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। तो सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट ने तीन तरफ से अटैक किया था, किसके ऊपर? हाँ, इजराइल के उस एरिया पे जो उनको पार्टीशन में मिला था, ठीक है, ठीक है। तो इधर आपका ये इजराइल का मैग्नीफाइड मैप आप देख सकते हैं, ये इजराइल है, ठीक है, ये इजराइल की मैरीटाइम बाउंड्री है, मेडिटेरेनियन सी बगल में है, ठीक है। ऊपर लेबनान है इधर, ठीक है, इधर सीरिया है और इधर आपका जॉर्डन है और इस तरफ आपका इजिप्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक देख रहे हैं येलो कलर से कुछ हिस्से और कुछ हिस्से आप देख रहे हैं पिंक कलर से। तो देखिए इजराइल आपका येलो में है और यहीं पे देखिए एक पट्टी है, इसे कहते हैं गाजा स्ट्रिप, इसका नाम शायद पहले सुना हो, इसके बारे में बात करते हैं अभी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जगह वेस्ट बैंक, ये भी न्यूज़ में कई बार आपने सुना होगा, जब जब इजराइल के बारे में कुछ पढ़ेंगे ये दिखेगा, ठीक है। और ऊपर आपको दिखता है गोलन हाइट्स, ये दिख रहा है, सीरिया से छीन लिया था ये हिस्सा इजराइल ने, ठीक। तो ये तीनों हिस्सा इजराइल का है नहीं एज पर पार्टीशन प्लान, लेकिन इजराइल ने इस पर अपना कब्जा बना रखा है, कंट्रोल कहीं ना कहीं यहाँ पर इजराइल की है, ठीक है। तो थोड़ा इनके बारे में देखते हैं ये आगे क्या चीज़ें हैं, ये कब कब क्या क्या बनी और कैसे इजराइल इतना बड़ा बना, ठीक है। तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया मैप लोकेशन पे कि इजराइल कहाँ पर है, उसके बाउंड्री कंट्रीज कौन सी हैं और इजराइल का अंदर का मैप कैसा है, ठीक। तो अभी आपने देखा कि जब वॉर ख़त्म हुई, ये वॉर थी जो अरब कंट्रीज जैसे कि जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट ने प्लान किया था, किसके ऊपर? जो नया नया देश बना था इजराइल, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द वॉर इजराइल कंट्रोल्ड अबाउट 50% मोर टेरिटरी देन ओरिजिनली गिवन बाय द यूएन पार्टीशन प्लान। जितना हिस्सा उसको मिला था उससे और ज़्यादा, 50% और ज़्यादा, मतलब डबल हिस्सा किसने ले लिया अपने हाथ में? इजराइल ने हाथ में ले लिया। और उसके साथ साथ जॉर्डन ने क्या किया, एक एरिया है वेस्ट बैंक का, ये वेस्ट बैंक आपने भी देखा है, ये वेस्ट बैंक, ये जॉर्डन ने अपने हाथ में ले लिया, कंट्रोल कर लिया। और उसी के साथ साथ जेरूसलम वगैरह ये सब भी इन्होंने ले लिया, ठीक है। और इजिप्ट ने क्या किया, कंट्रोल कर लिया एक गाजा स्ट्रिप, ये बगल में इजिप्ट है और ये पिंक वाला गाजा स्ट्रिप, ठीक। तो ये तो तुरंत हुआ, कब हुआ? 1948 में हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इजराइल रुका नहीं। 1948 के कुछ समय बाद 1964 में एक संस्था बनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बना, उसका नाम है PLO, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन एम क्या है, देख के लग रहा है आपको? ये पैलेस्टीन को आज़ाद करना चाहता है फ्रॉम ज्यूज, मतलब इजराइल नहीं होना चाहिए एज पर PLO, ठीक है। तो एक संस्था बना PLO 1964 में। इसी के 3 साल बाद फिर से वॉर हुआ, जिसको कहते हैं 6 डे अरब इजरायली वॉर। फिर से ये अरब कंट्रीज जो आसपास हैं तीनों, ये सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, इजिप्ट, इन्होंने अटैक किया किसके ऊपर? हाँ, लेकिन हुआ क्या, इजरायली फोर्सेस सीज दी गोलन हाइट्स फ्रॉम सीरिया। उल्टा जो ये एरिया था जो सीरिया का था, ये वाला सीरिया बगल में है, गोलन हाइट्स इजराइल ने कहा दो इधर छीन लिया, ठीक है। और जो वेस्ट बैंक और जेरूसलम ये वाला हिस्सा है, ये जेरूसलम है और ये पूरा पिंक वाला वेस्ट बैंक है, ये किसके हाथ में था? जॉर्डन के हाथ में था। ये भी इससे छीन लेता वापस, कौन? इजराइल, ठीक है। वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम फ्रॉम जॉर्डन से छीन लिया वापस इजराइल ने। और जो इधर इजिप्ट का हिस्सा है, ये एरिया पूरा इजिप्ट का है, सिनाई पेनिनसुला कहते हैं इसे। आपको वर्ल्ड मैप में यहाँ दिखेगा, ये देखिए, ये है सिनाई पेनिनसुला, ये दिख रहा है, ये पेनिनसुला है, 3 तरफ से पानी है, 1 2 3, और ये इजिप्ट है, इजिप्ट का हिस्सा। तो इजिप्ट का ये हिस्सा जो किसके हाथ में है, मतलब जो किसके साथ लगता है बाउंड्री में? इजराइल के साथ। इस हिस्से को भी कैप्चर कर लिया किसने? जूज ने, इजराइल ने। तो इस वॉर में हुआ क्या कि 3 चीज़ों को हथिया लिया इजराइल ने, ठीक है। सिनाई पेनिनसुला हथिया लिया,
वेस्ट बैंक जेरूसलम अपने हाथ में ले लिया और उल्टा सीरिया का एक हिस्सा गोलन हाइट्स जो इनका पार्ट था अपने पास मिला लिया, एनेक्स कर लिया, कैप्चर कर लिया। किसने? इजराइल ने। तो ये काम कब हुआ? 1967 में। और बेटा ये लड़ाई जो चली थी ये 6 दिन चली थी, तभी कहते हैं 6 डे अरब इजरायली वॉर। 6 दिन के अंदर अपने मैप को बहुत बड़ा कर लिया। किसने? इजराइल ने। 3 कंट्री मिलके अटैक कर रही थी, तीनों को निपटा कर उनका भी एरिया अपने मिला लिया। किसने? इजराइल ने। तभी इजराइल तो कोई पंगा नहीं लेता है। ठीक है। यूएन ने क्या किया? यूनाइटेड नेशन ने 1975 में जाकर यूएन ने पीएलओ को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया। पीएलओ क्या था? पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्था थी जो कह रही थी कि भाई जो पैलेस्टीन का आपने विभाजन किया है उसमें हमारा भी तो हिस्सा था, हमें भी तो अपने लोग को आज़ादी चाहिए, तो और हम भी एक स्टेट बनना चाहते हैं, मतलब कंट्री बनना चाहते हैं, और इजराइल ने पूरा ले रखा है काबू में। तो पीएलए को 1975 में यूएन ने कहा कि ठीक है, हम आपको अपना मेंबर बनाने के लिए पहले क्या देंगे? आपको ऑब्जर्वर स्टेटस। ठीक है। तो पीएलओ, क्योंकि कोई स्टेट तो था नहीं, कोई कंट्री तो ये थी नहीं, और यूएन के मेंबर कौन बनता है? कंट्रीज बनती हैं। इजराइल तो बना, लेकिन पैलेस्टीन कैसे बनता? तो पीएलओ जो बना एक संस्था, उसको ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया यूएन ने कि भाई आप भी हमारी मीटिंग में आके बैठ सकते हैं, पैलेस्टीन के आप लोग, आप अपने लीडर डिसाइड कर लीजिए, आप डिस्कशन कर सकते हैं, बस वोट नहीं करेंगे जब भी कोई मीटिंग में कुछ डिसीजन लेना होगा तो। ठीक। तो यूएन ने क्या किया? रिकॉग्नाइज कर दिया, मान्यता दे दी। किसको? पैलेस्टीनियंस राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। कहा भाई पैलेस्टीनियों का भी अधिकार है कि वो भी क्या चाहते हैं अपने देश के लिए। ठीक है। 1978 में 3 साल बाद एक और ट्रीटी साइन हुई, इसको कहते हैं कैंप डेविड एकॉर्ड 1978। ये किस लिए किया गया? कि मिडिल ईस्ट में जो इतना टेंशन बना हुआ है, किसके बीच में? ये इजिप्ट में, सीरिया में, जॉर्डन में, इजराइल के साथ, इस टेंशन को हटाया जाए ताकि ट्रेड फ्लरिश करे, व्यापार अच्छे से हो पाए, ये टेंशन्स ना रहे यहाँ पर। ठीक है। तो इसलिए संधि 1978 में साइन कराई गई, और कहीं ना कहीं मीडिएटर यहाँ पे कौन था? यूनाइटेड स्टेट्स था। यूएस ने डील करवाई। इसके बाद आप पढ़ेंगे अब्राहम एकॉर्ड, आगे जाकर नाम सुना होगा, वो भी यूएस ने करवाई थी एज अ मीडिएटर बीच में आकर। तो यहाँ भी एक फ्रेमवर्क बनाया गया फॉर पीस इन द मिडिल ईस्ट, और इसको किसने करवाया? ब्रोकर्ड बाय, मतलब मीडिएटर जो बीच में था, जो मध्यस्थता कर रहे थे, वो कौन थे? यूएस थे। इन्होंने कहा देखिए हम आइए सब लोग मिलकर क्या करते हैं आपस में, पीस टॉक्स। ये पीस टॉक्स किसके बीच में करवाई गई? शांति वार्ता, इजराइल और उसके नेबर्स, क्योंकि इजराइल का लगातार कन्फ्लिक्ट था जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट के साथ, यही नेबर्स थे। और कहा कि आइए बीच में एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक तरीका निकाला जाए। प्रॉब्लम क्या थी? पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम। भाई उनको भी चाहिए अपना स्टेट। ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाई। दिस हाउएवर रिमेन्ड अनफुलफिल्ड। फिर इसके 3 साल बाद 1981 में क्या किया इजराइल ने? इजराइल ने एनेक्स कर लिया किसको? गोलन हाइट्स को। इजराइल ने पहले कैप्चर किया था, किसमें? गोलन हाइट्स को। किसका हिस्सा था ये? सीरिया का हिस्सा था। लेकिन बाद में फुल फ्लेज अपने मैप का हिस्सा बना के दिखा दिया, कहीं हमारा ही है। एक होता है ऑक्यूपाई करना, एक होता है एनेक्सेशन करना, दिखा देना कि अब हमारा पार्ट हो चुका है। होना क्या चाहिए था कि इजराइल को गोलन हाइट्स को छोड़ देना चाहिए था, कहा ये सीरिया का पार्ट है, हमने वॉरमैन से ले लिया था। लेकिन इजराइल ने छोड़ा नहीं, इजराइल ने एनेक्स कर लिया, हथिया लिया गोलन को। और एंड दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी। लेकिन इस समय इनके साथ ना यूएस खड़ा था, ना ही यूएन खड़ा था, ना ही बाकी कंट्री। उन्होंने कहा ये चीज़ आपने सही नहीं करी है। एनीवे फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब तक गोलन हाइट्स किसके हाथ में है? इजराइल के हाथ में है। 1987 में क्या होता है? एक नया ग्रुप बनता है, संस्था, आपने इसका नाम सुना होगा, हमास। अभी कुछ समय पहले इजराइल में कुछ अटैक्स हुए थे, आसपास के लोगों ने किए थे, कुछ मिसाइल अटैक्स करने वाले यही लोग थे। ठीक है। 1987 में एक संस्था बनती है जिसको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो फाउंडिंग ऑफ हमास, ये ग्रुप बना। इट वॉज अ वायलेंट ऑफशूट ऑफ इजिप्ट मुस्लिम ब्रदरहुड। इजिप्ट में ग्रुप था मुस्लिम ब्रदरहुड का, उसका एक पार्ट हमास, वो कहाँ आके बैठ गया? गाजा स्ट्रिप में। गाजा स्ट्रिप ये जगह है, ये दिख रहा है आपको? किसके बगल में है? इजिप्ट के बगल में। तो
इजिप्ट का एक संस्था और उसके कुछ लोग यहाँ के बस गए। उन्होंने, इनका क्या मेन एम था, पूरे इज़राइल पे अरब फ्लैग को लहराना, मुस्लिम कल्चर को लेके आना, ज्यूज को हटाना यहाँ से, ठीक है। और ये एक वायलेंट ग्रुप था। इनका काम क्या था, दे वांटेड टू रेज द बैनर ऑफ अल्लाह ओवर एवरी इंच ऑफ पैलेस्टीन थ्रू वायलेंट जिहाद। भाई ज्यूज का जो कल्चर था उस कल्चर को ये लोग नहीं मानते थे। उन्होंने कहा था हमारा कल्चर, अल्लाह का कल्चर यहाँ पे रहेगा जो पहले से चल रहा था सिंस ऑटोमन एम्पायर, और उसके लिए हम वायलेंट जिहाद भी करेंगे। तो एक वायलेंट ग्रुप यहाँ पर तैयार हो गया। किसके बगल में, जस्ट इजिप्ट के बगल में जो गाजा स्ट्रिप थी, ठीक है। Tensions in the occupied territories of West Bank and Gaza reached boiling point, resulting in the first इंतिफादा। एक रिवोल्ट होना शुरू हुआ 1987 में, जिसको कहते हैं पैलेस्टीनियन अपराइजिंग, जहाँ पे पैलेस्टीनियन लोग ने कहा कि अब हम वापस से अपने हक के लिए अगेंस्ट ज्यूज लड़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपने आप में एक छोटा सा वॉर जैसा रूप ले लिया बिटवीन पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स एंड इजरायली आर्मी। इजराइल तो वही येलो वाला अपने आप को एक्सपैंड कर चुका था, और जहाँ जहाँ पैलेस्टीनियन लोग बसे हुए थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और कहा कि अब हम एज मिलिटेंट रिवोल्ट करेंगे अगेंस्ट इजराइल। उसी के अगले साल 1988 में क्या हुआ, जॉर्डन जो जस्ट बगल में था, ठीक है, जॉर्डन ने क्या किया, जॉर्डन ने कहा कि ऐसा है, आप जो है पीएलओ क्या है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीज टेरिटोरियल क्लेम्स इन दी वेस्ट बैंक एंड द ईस्टर्न जेरूसलम, का हमारा जो भी क्लेम है, जो हम क्लेम कर रहे थे वेस्ट बैंक वाला, जेरूसलम वाला, जो हमसे बाद में 6 डेज वॉर में इजराइल ने हथिया लिया, वो इजराइल का है नहीं, इजराइल ने ऑक्यूपाई किया है बस, वो पर है किसका, जॉर्डन का है, ऐसा जॉर्डन ने बोला। तो जॉर्डन ने कहा कि अब हम इस पर क्लेम नहीं करेंगे, लेकिन अब ये पूरा क्लेम हम किसको दे रहे हैं, पैलेस्टीन को दे रहे हैं। मतलब जो पीएलओ है उसका राज होना चाहिए कहाँ पर, वेस्ट बैंक वाले हिस्से में और जेरूसलम वाले हिस्से में। जबकि ये वेस्ट बैंक या जेरूसलम जॉर्डन के हाथ में था नहीं, जॉर्डन के पास पहले था, लेकिन 6 डेज वॉर जो चली थी इजराइल ने छीन लिया था, किससे, जॉर्डन से। लेकिन जॉर्डन ने क्या बोला कि ये तो बस ऑक्यूपाई किया, जैसे हम नहीं कहते पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हम उनका मानते नहीं है, वैसे ही जॉर्डन जो वेस्ट बैंक है उसको मानता नहीं है। लेकिन हाँ, बाद में अपने क्लेम को उसने हटा दिया, कहा हम अपना क्लेम किसको दे रहे हैं, पैलेस्टीन। ये पैलेस्टीन का है क्या, वेस्ट बैंक और जेरूसलम। तो देखिए लगातार विवाद बढ़ते चले गए इस तरह से। 1993 में क्या हुआ, एक और संधि साइन हुई, इसे कहते हैं ऑस्लो अकॉर्ड्स। अंडर द ऑस्लो अकॉर्ड्स इजराइल एंड पीएलओ, अब पहली बार क्या हुआ, इजराइल मतलब वो ज्यू वाली कंट्री, ज्यूइश वाली, और पीएलओ पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में। और इसी पीएलओ को वेस्ट बैंक का हिस्सा क्लेम किसने दे दिया था, जॉर्डन ने। तो पहली बार इस संधि के बीच में क्या हुआ कि इजराइल और पीएलओ इन दोनों ने एग्री किया, एग्रीड व्हाट, टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ईच अदर एंड रेनाउंस द यूज ऑफ वायलेंस। तो पीएलओ ने कहा कि हम भी आपको रिकॉग्नाइज करते हैं और आप भी हमको रिकॉग्नाइज करिए, दोनों ने एक दूसरे को मान्यता दी, ठीक है। और बोला गया यहाँ से अब वायलेंस नहीं करेंगे। तो ये एक तरह की एक शांति संधि सामने आई, पीस ट्रीटी सामने बनकर आई। इसी के साथ साथ द ऑस्लो अकॉर्ड्स ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, मतलब पीएलओ को कहा कि आप अपनी अथॉरिटी रखिए कहाँ के ऊपर, गाजा स्ट्रिप में एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बैंक। मतलब इजराइल ने साफ साफ यहाँ पर पूरी गाजा स्ट्रिप जो पट्टी थी वो, और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से किसको दे दिया, पीएलओ को, और कहा ये आपके पास आपके एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा और हम आपको इसमें ऑटोनॉमी भी देंगे, लिमिटेड ऑटोनॉमी, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ चीज़ें यहाँ चला सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंट्रोल हमारा होगा यहाँ पर। ये वही इजराइल है जो इनको देना नहीं चाह रहा था, और पीएलओ के पास पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन ऑस्लो अकॉर्ड के बाद ऑफिशियली इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया किसको, पीएलओ को, और ये दो हिस्सा गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक का हिस्सा एक तरह से दे दिया फॉर एडमिनिस्ट्रेशन किसको, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। फिर वहाँ पे पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बाद में आगे जाके इलेक्शंस भी हुए,
पैलेस्टीनियन अरब्स ने अपने लीडर को चुना, उनको माना गया प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीन, मोहम्मद अब्बास, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीन। तो इजराइल में एक प्राइम मिनिस्टर हैं जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, और कुछ हिस्से जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप हैं वहाँ का एक प्रेसिडेंट है जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीन या पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 2005 में क्या रहा? इजराइल बिगिंस अ यूनिलैटरल विड्रॉवल ऑफ ज्यूज फ्रॉम सेटलमेंट्स इन गाजा। तो गाजा स्ट्रिप, वो पट्टी जो पीएलओ को दे दिया था किसने? इजराइल ने। 2005 आते आते अपने ज्यूज को वहाँ से निकाल लिया, कहा ठीक है यहाँ पर सिर्फ कौन रहेंगे? पैलेस्टीनियन रहेंगे, इनको दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन इजराइल ने कहा देखिए ऐसा हमारा कंट्रोल अब भी बॉर्डर्स पे रहेगा, ताकि हम एक ब्लॉकेड बना के रखें, मतलब जो भी इंटरनेशनल ट्रेड वेड करना होगा वो बिना इजराइल की परमिशन से गाजा नहीं कर पाएगा। जैसे गाजा का मैप देखिए, ये है गाजा स्ट्रिप, तो इधर क्या है? मेडिटेरेनियन सी। तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करना हो तो पहले आपको किससे पूछना पड़ेगा? इजराइल से। और हर तरफ से तीनों साइड से ब्लॉक करके रखा हुआ है अपनी आर्मी और नेवी के थ्रू। किसने? इजराइल ने। किसको? गाजा को। लेकिन गाजा को और वेस्ट बैंक को, ये दो हिस्से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए दे दिया पैलेस्टीन को, पीएलओ को। किसने? इजराइल ने, ठीक है। उसके जस्ट अगले साल 2006 में जो पैलेस्टीन एरियाज में गाजा और वेस्ट बैंक, वहाँ पे गाजा स्ट्रिप में कौन लोग आ गए थे? हमास आ गए थे इजिप्ट से, ठीक है। तो हमास ने क्या किया? वहाँ के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया हमास के लोगों ने, जो कि वायलेंट मानसिकता के लोग थे, ठीक है, जिनको पूरे इजराइल में इस्लाम को फैलाना था और कहीं ना कहीं ज्यूज़ को हटाना था। उन्होंने वहाँ के लोकल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और हमास स्कोर्स अ विक्ट्री इन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इलेक्शन। अब हुआ क्या कि जब मैक्सिमम लोग जो इलेक्शन में जीते पैलेस्टीन, मतलब गाजा और वेस्ट बैंक में, वहाँ पे जो जीतने वाले लोग थे उसमें मैक्सिमम लोग किसके हो गए? हमास के हो गए। अब जो पीएलओ था वो डिवाइड हो गया, दो पार्ट बन गए। जैसे आपने देखा कांग्रेस के दो पार्ट बन गए थे, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, स्प्लिट हुआ था, वैसे ही स्प्लिट होता है किसमें? पीएलओ में एक स्प्लिट होता है। तो पैलेस्टीनियन हाउस डिवाइडेड बिटवीन फतह एंड हमास, एक फतह बन गया, ठीक है, जिनके ये ग्रुप था फतह, एक काफ़ी सेकुलर ग्रुप था, और इनके जो हेड है वो कौन है? हाँ, मोहम्मद अब्बास। ये इस समय पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट भी हैं। पैलेस्टीन मतलब वही गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, ये दो मिला के क्या बनता है? पैलेस्टीन। इनके प्रेसिडेंट कौन है? फतह ग्रुप के दो ग्रुप है पीएलओ के, एक हमास ग्रुप और एक फतह ग्रुप। फतह ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने आप में प्रेसिडेंट पैलेस्टीन के भी हैं, ठीक है। और दूसरा ग्रुप कौन सा बना? हमास ग्रुप। हमास ने कहा कि कैबिनेट और पार्लियामेंट हम लोग अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करेंगे, प्रेसिडेंट आप बनिए, ठीक है। आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई दोनों ग्रुप्स के बीच में, आपस में एक दूसरे के खिलाफ वायलेंस इन्होंने करना शुरू कर दिया। किसने? पीएलओ में ही, हमास और फतह के बीच में, ठीक है। 2007 में क्या होता है? ये पूरा पैलेस्टीनियन मूवमेंट स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। स्प्लिट होने के बाद फॉर्मेशन होता है जॉइंट फतह हमास गवर्नमेंट, क्योंकि किसी के पास भी अपने दम पे मेजॉरिटी नहीं होती है तो एक कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं। कोalition गवर्नमेंट में कुछ लोग हमास के होते हैं, कुछ लोग फतह के होते हैं। हमास ने क्या किया? हमास के जो मिलिटेंट्स थे जो इजिप्ट से आए थे, इन्होंने बाहर खदेड़ दिया गाजा से उन लोगों को जो फतह ग्रुप के थे, और पूरे गाजा स्ट्रिप पे हमास का एक तरह से कब्जा हो गया। अभी पिछले साल और स्टार्टिंग में भी इस साल के जो कुछ मिसाइल अटैक्स हुए थे न्यूज़ में काफ़ी था इजराइल में, वो हमास ने किए थे, और वो कहाँ से लॉन्च हुए थे? गाजा की पट्टी से, गाजा स्ट्रिप से लॉन्च हुए थे। ये वही हमास है, ठीक है, जो इजिप्ट से वहाँ पे आए थे। जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को जो लोग मानते हैं, पीएलओ वाले, फतह ग्रुप वाले, प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास उनके प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने नई सरकार को अपॉइंट किया रामल्ला में। रामल्ला एक आप कह सकते हैं कैपिटल है पैलेस्टीन की। वैसे वो मानते हैं जेरूसलम को अपना कैपिटल है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो डी फैक्टो मतलब रियल जो कैपिटल पैलेस्टीन की है वो रामल्ला, सिटी ऑफ रामल्ला, और ये सिटी कहाँ पर है? वेस्ट बैंक में है, ठीक है।
और जैसे नई सरकार महमूद अब्बास ने अपनी बनाई, जो फतह ग्रुप की सरकार है, उसको रिकॉग्निशन सब ने देना शुरू कर दिया। मतलब यूरोपियन यूनियन ने भी दे दिया और यूएस ने भी दे दिया। मतलब ये जो फिर से आप एक बार मैप देखिए, ये रहा रामल्ला, ये दिख रहा है आपको। बात अलग है कि पैलेस्टीनियन लोग जेरूसलम को अपना सिटी कैपिटल मानते हैं और कहीं ना कहीं जेरूसलम पे कंट्रोल कौन रखता है अपना? इजराइल। इजराइल भी इसको अपना कैपिटल मानता है, ठीक। लेकिन ये जो वेस्ट बैंक है, इस पूरे वेस्ट बैंक पे मोहम्मद अब्बास ने अपनी सरकार बनाई, जो कि वहाँ पे प्रेसिडेंट बन गए, और उनकी जो कैपिटल है वो क्या है? रामल्ला। तो सिटी ऑफ रामल्ला, यहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। और जब उन्होंने सरकार बना ली तो यूएस ने भी और यूरोपियन यूनियन ने भी सरकार को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, इसको मान्यता दी। और प्रेसिडेंट साहब से कहा कि हाँ, जब भी कोई ऐसी मीटिंग्स होंगी तो आप पैलेस्टीन को रिप्रेजेंट करने आएंगे हमारे यहाँ हर जगह, ठीक है। और ये पूरी पट्टी जो यहाँ पे थी, ये हमास ने अपने हाथ में ले ली। बाकी सब पैलेस्टीनियों को यहाँ से हटा दिया गया और इजिप्ट के जो हमास थे उन्होंने यहाँ पर अपना कब्जा करके रख लिया। तो देखिए लिखा है, जो गाज़ा है, गाज़ा स्ट्रिप, गाज़ा रिमेन्स अंडर हमास कंट्रोल, वो मोहम्मद अब्बास के हाथ में नहीं, ठीक है। बॉर्डर पे है, अंदर 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 हमास का है, वो वही मिलिटेंट ग्रुप है जो इजिप्ट से आया था। 2014 में क्या हुआ, कुछ छोटे मोटे इवेंट्स हुए, उससे फिर से बीच में प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई। इजराइल रिस्पॉन्स टू द किडनैपिंग एंड मर्डर ऑफ 3 Jewish teenagers in the West Bank by arresting numerous Hamas members। तो वेस्ट बैंक में कुछ ज्यूइश लोग जो घूमने गए थे उनको मार के मर्डर करके मार दिया गया। अब एज अ रिस्पॉन्स इजराइल ने क्या किया, कई सारे हमास के मेंबर्स को क्या किया, अरेस्ट कर लिया। फतह ग्रुप को कुछ नहीं बोला, हमास को पकड़ लिया, ठीक है। मिलिटेंट्स जो हमास के थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा आप हमारे लीडर्स को अरेस्ट करेंगे। इन्होंने क्या किया, फायरिंग करना शुरू कर दिया रॉकेट्स की फ्रॉम गाज़ा। भाई जो इजिप्ट के रॉकेट्स वहाँ तक पहुँचे होंगे, उस गाज़ा की पट्टी से रॉकेट्स मारना शुरू कर दिए इजराइल और इजराइल की कैपिटल की तरफ, टेल अवीव वगैरह की तरफ, ठीक है। क्लैशेस एंड इन अनईजी इजिप्शियन ब्रोकर्ड सीज फायर। फिर इजिप्ट बीच में आया और कहा नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कराया, ये अलग सा मिलिटेंट ग्रुप आपके यहाँ हमास ऑपरेट कर रहा है, हम यहाँ पे आके सीज फायर करवाते हैं बीच में। तो फिर बात कहीं ना कहीं रुकी वहाँ पर। 2014 फतह एंड हमास फॉर्म्ड अ यूनिटरी गवर्नमेंट थ्रू डिस्ट्रस्ट रिमेन्स बिटवीन द टू फैक्शंस। तो गाज़ा में दोबारा फतह और हमास ने मिलकर यूनिटरी गवर्नमेंट बनाई, लेकिन आपस में दोनों के बीच में अभी भी क्या रहा, डिस्ट्रस्ट रहा। रीज़न क्या है कि जो फतह ग्रुप है वो कहीं ना कहीं सेकुलर है थोड़ा। जो मोहम्मद अब्बास वाला ग्रुप है जो वेस्ट बैंक में ऑपरेट करता है वो सेकुलर है, और जो हमास ग्रुप है वो सेकुलर नहीं है, वो पूरे पैलेस्टीन पे हाँ इस्लाम का इन्फ्लुएंस चाहता है सिर्फ, ठीक। 2020 में आके क्या हुआ, एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं ट्रीटी साइन कराई गई, जिसे हम कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड। इसको भी किसने साइन करवाया बीच में आकर, यूएस ने, जैसे ऑस्लो अकॉर्ड साइन कराए थे, ठीक। तो इट वाज अ जॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन इजराइल, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएई, ठीक है। साथ में बहराइन भी था। ये हुआ अगस्त 13, 2020 में। इसमें बेसिकली हुआ क्या, एक एग्रीमेंट करवाया गया किसके बीच में, एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल, बहराइन एंड यूएई। क्या करने के लिए, रिलेशंस को नॉर्मल करने के लिए, ताकि ट्रेड वगैरह हो पाए। अगर दिन भर लड़ते रहेंगे तो व्यापार कब करेंगे, प्रॉस्पेरिटी कब होगी लोगों की, ठीक है। और मिडिल ईस्ट में शांति कैसे आएगी। तो शांति लाने के लिए इजराइल, बहराइन और यूएई के बीच में रिलेशंस को पैसिफाई किया गया, नॉर्मलाइज किया गया यूएस के द्वारा, जब यूएस ने इन तीनों के साथ मिलकर एक क्या साइन करवाया, अब्राहम अकॉर्ड। तो तीनों के बीच में साइन कराया गया। मीडिएट किसने किया, यूएसए। यूएसए मीडिएटर था, उसने मध्यस्थता करी बीच में, ठीक। साइन करने वाले लोग में कौन कौन थे, 3 कंट्रीज थी, यूएई, बहराइन और इजराइल। तो यूएई की फॉरेन मिनिस्टर आए थे, ये उनका नाम है, इन्होंने साइन किया। बहराइन के भी फॉरेन मिनिस्टर आए थे, ये इनका नाम है, इन्होंने साइन किया। और उसके साथ साथ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ये आए थे। 15 सितंबर 2020 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सामने इन तीनों को बैठा के इनसे साइन करवा दिया अब्राहम अकॉर्ड।
ठीक है। इसके पहले कुछ पीस ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है, लेकिन ये पीस ट्रीटी सिर्फ 2 थी। ओनली 2 पीस डील्स वर साइन बिटवीन इजराइल एंड अरब स्टेट्स, ठीक है। 25 साल की जर्नी में लगभग सिर्फ 2 ही पीस ट्रीटी साइन हुई थी। इजिप्ट वॉज द फर्स्ट अरब स्टेट टू साइन अ पीस ट्रीटी विद इजराइल इन 1979। जब इजिप्ट ने देख लिया कुछ होना नहीं है, 1967 में 6 दिन की लड़ाई लड़ी, सिनाई पेनिनसुला हमसे ले लिया, इससे अच्छा हमसे क्या रखें, हम पीस ट्रीटी रखें। तो कहीं ना कहीं इजिप्ट ने पीस ट्रीटी रखी, लेकिन इधर से इजिप्ट से ही एक हमास ग्रुप इंटर कर गया, कहाँ पर, गाजा स्ट्रिप में। लेकिन ऑफिशियली इजिप्ट ने कहा कि भाई हम आपके साथ एट वॉर नहीं हैं, इजिप्ट इज़ नॉट एट वॉर विद इजराइल। और ये बोलकर इजिप्ट ने क्या किया, इजिप्ट पहला अरब देश बना जिसने एक संधि साइन करी, ठीक है, पीस ट्रीटी साइन करी, किसके साथ, इजराइल के साथ 1979 में। उसी के साथ जो बगल में जॉर्डन था, ये वही जॉर्डन है जो वेस्ट बैंक ले लिया था और फिर दोबारा उससे वेस्ट बैंक छीन लिया था, ठीक है। उसी जॉर्डन ने कहा कि हम भी पीस ट्रीटी साइन करेंगे। 1994 में जॉर्डन ने भी एक शांति समझौता साइन कर लिया, किसके साथ, इजराइल के साथ। तो ये 2 बगल बगल जो कंट्रीज थी, उन्होंने इन 2 सालों में 1979 और 1994 में पीस ट्रीटी साइन कर ली थी। लेकिन इसके बाद कोई और बड़ा समझौता साइन नहीं हुआ था। उसके बाद क्या साइन हुआ, अब्राहम अकॉर्ड, जहाँ पे इजराइल के साथ साथ 2 और देश यूएई और बहरैन, इन्होंने भी पीस ट्रीटी काइंड ऑफ चीज़ साइन कर ली। तो अब ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि यूएई और बहरैन के कोई भी एम्बेसीज नहीं थी, कहाँ पर, इजराइल में। भाई अगर 1-2 देश आपस में लड़ाई में हैं तो क्या वो आपस में डिप्लोमेटिक संबंध रखेंगे, कूटनीति रिलेशंस होंगे उनके, एम्बेसडर टू एम्बेसडर मीटिंग होगी, नहीं होगी। थोड़ा बहुत जो होगा वो बैक चैनल डिप्लोमेसी होगी, ठीक है। तो हुआ क्या, अब्राहम अकॉर्ड साइन होते ही यूएई और बहरैन अब क्या करेंगे, दे विल एस्टैब्लिश एम्बेसीज एंड दे विल एक्सचेंज एम्बेसडर्स। अब वो अपना दूतावास बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, इजराइल में, ठीक है, जो उन्होंने बना दिया। उसी के साथ साथ these 2 countries will work together with Israel in multiple sectors like tourism, trade, healthcare and security। अब आपस में FTA साइन होगा, बायलैटरल डील्स वगैरह होंगी, बहरीन और यूएई की किसके साथ होगी, इजराइल के साथ होगी, और एम्बेसडर टू एम्बेसडर लेवल मीटिंग्स भी अब होना शुरू होंगी। और क्या एक फ़ायदा हुआ, द अब्राहम अकॉर्ड ऑल्सो ओपन द डोर फॉर मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड टू विजिट हिस्टोरिक प्लेसेस इन इजराइल। इजराइल में से कई जगह है जो पिलग्रिमेज के लिए ज़रूरी है, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए, जैसे कि एक मॉस्क है वहाँ पे, अल अक्सा मॉस्क, ये जेरूसलम में है, ठीक है। देखिए इस्लाम में 3 साइट्स या 3 लोकेशन बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं और तीनों जगह जाना चाहिए, ठीक है। तो इस्लामिक ट्रेडिशन में काबा जो मक्का में है, इट इज़ कंसिडर दी होलीएस्ट साइट, ठीक है, सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और उसके बाद प्रॉफिट जी का जो मॉस्क है मदीना में, प्रॉफिट मोहम्मद का जो मॉस्क मदीना में है, उसको माना जाता है। और तीसरे नंबर पे क्या है, अल अक्सा मॉस्क। ये मॉस्क कहाँ पे है, जेरूसलम में है, वेस्ट बैंक जेरूसलम। और कहीं ना कहीं जेरूसलम पे अभी भी पकड़ किसकी है, इजराइल की है। दो वो पैलेस्टीन के हाथ में है, प्रेसिडेंट जो है वहाँ के पैलेस्टीन के, वहाँ से ऑपरेट करते हैं, लेकिन जेरूसलम उनके हाथ में नहीं है, वो रामल्ला की सिटी से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो जब ये अब्राहम अकॉर्ड साइन हो गया तो जेरूसलम में जो एक होली प्लेस था, कौन सा, अल अक्सा मॉस्क, इसको ओपन किया गया कि जितने भी मुस्लिम पिलग्रिमेज हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड से आना चाहते हैं यहाँ पर अपना जो भी पूजा करने के लिए, आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये एक सेफ पैसेज टू पीसफुली प्रे एट अल अक्सा मॉस्क इन जेरूसलम, ये भी डील क्रैक कराई गई अब्राहम अकॉर्ड में। अच्छा, ये काम यूएस ने क्यों कराया, अब्राहम अकॉर्ड क्यों साइन कराया, एक तो पीस स्टैब्लिश करना था, एक और चीज़ थी ईरान को काउंटर करना। ईरान न्यूक्लियर डील, याद आ रहा है, ईरान तेज़ी से अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री बनाने की कोशिश कर रहा था, जो सैंक्शंस यूएस ने लगाना शुरू किए थे उसके ऊपर। तो ईरान को काउंटर करने के लिए एक ग्रुप का होना वहाँ ज़रूरी है जो थोड़ा एंटी ईरान हो और प्रो यूएस हो। तो इजराइल तो पहले से ही प्रो यूएस था, लेकिन अब क्या यहाँ पे किया गया, इजराइल, यूएई और बहरैन को एक साथ लाकर और इनके बीच में हर चीज़ को शेयर किया जाए, ये करके इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप
ईरान के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस जो रीजन में है उसको आप काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि ईरान जो तेजी से न्यूक्लियर डेवलप कर रहा है उससे परेशान यूएई भी था, उससे परेशान कौन था? हाँ, अभी येमेन के हौतीस लोगों ने भी सब जो है आपने देखा था बॉम्ब ब्लास्ट किए सऊदी में, यूएई में। क्यों? क्योंकि ईरान का तेल नहीं बिक रहा था। तो ईरान का तेल नहीं बिक रहा था, रीज़न क्या है? वहाँ पर सैंक्शंस लगा रखे हैं यूएस ने, काटसा वाले। तो कहीं ना कहीं ईरान यूएई और सऊदी के जो ऑयल टैंकर्स उनको डिस्ट्रॉय करने का काम इनडायरेक्टली कर रहा था। तो यूएस ने इसी बीच में क्या किया, एक अच्छी डील साइन करा ली और इन तीनों को एक साथ कर लिया और प्रो यूएस कर लिया। ठीक है, अभी रिसेंटली इस साल की स्टार्टिंग में क्या हुआ, फिर से कुछ दिक्कतें होना शुरू हुई, जो भी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा। जो गाज़ा से हमास के लोगों ने मिसाइल्स वगैरह अटैक करी थी, तो इज़राइल ने क्या किया, कुछ टारगेट्स थे इज़राइल के गाज़ा में। बेसिकली ये मिलिटेंट लोग थे हमास वाले, ठीक है, जो वहाँ पे जिहाद कर रहे थे, वायलेंस कर रहे थे। तो उनको टारगेट किया किसने? इज़राइल ने। उन पर मिसाइल मारी, उनको निपटाया। गाज़ा ने क्या किया इन रिस्पॉन्स? गाज़ा ने और उसके साथ साथ जो ईरान था, ईरान ने भी पैलेस्टीनियन को बैक किया। मतलब ईरान जो है हमास के साथ है, कहीं ना कहीं उनको बैक करता है। ठीक है, तो जो मिलिटेंट ग्रुप है पैलेस्टीनियन जिहाद ग्रुप, इन्होंने लगभग कई सारे रॉकेट्स को, हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स को फायर कर दिया गाज़ा स्ट्रिप से किसकी तरफ? इजराइल की तरफ। ठीक है, एक्शन फ्रॉम इजराइल, इजराइल लॉन्च इट्स ऑपरेशन विद अ स्ट्राइक ऑन अ लीडर ऑफ द इस्लामिक जिहाद, जो इनके लीडर्स थे उनको मारा। ठीक है, और उसके साथ साथ दूसरे टारगेट्स जो थे उनको भी निपटा दिया। सेकंड, 2 लीडर्स को मार दिया इजराइल ने उनके। ठीक है, गाज़ा ने क्या किया, इजरायली आर्मी के अकॉर्डिंग जो गाज़ा में मिलिटेंट्स रहते हैं हमास वाले, उन्होंने लगभग 580 रॉकेट मारे हैं। किसकी तरफ? इजराइल की तरफ। एक दो नहीं, ठीक है ना। लेकिन इजराइल ने हवा में ही इन रॉकेट को इंटरसेप्ट कर दिया। हाँ, जो उनके पास डोम है, आयरन डोम है। ठीक है, इजराइल हैड इंटरसेप्टेड मैनी ऑफ देम विद 2 ऑफ दोज शॉट डाउन बीइंग फायर्ड टुवर्ड्स जेरूसलम। और कुछ तो जेरूसलम की तरफ भी जा रहे थे, जहाँ पे पैलेस्टीनियन सरकार रामल्ला ऑपरेट करते हैं। ठीक है, खैर इजराइल को कोई खास नुकसान इसमें हुआ नहीं, कई सारे सिविलियंस मारे गए इस बीच में। तो बीच में क्या हुआ, जब सिविलियंस बीच में मारना शुरू हो गए तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने फटाक से अपनी इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में रखा जाए और पीस वापस से इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक, तो बाद में फिर कंट्रीज इंटरवीन करी, यूएस इंटरवीन किया, सब कुछ हुआ और फिर वापस से शांति यहाँ पे हुई। लेकिन अभी भी हमास वहाँ पर हैं, पैलेस्टीनियन अभी भी अपना कंट्री चाहते हैं, पर वहाँ पे एनी हाउ वो वेस्ट बैंक में ऑपरेट कर रहे हैं और इजराइल अभी भी काफ़ी चीज़ों को अपने हाथ में लेकर रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी जो आपने मैप में सब चीज़ें देखी हैं, कौन कौन सी? ये वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स, थोड़ा इनके बारे में समझते हैं। देखिए, गोलन हाइट्स, ये हिस्सा जो है इजराइल ने कैप्चर किया था सीरिया से। ठीक है, गोलन हाइट्स आपका ये ऊपर वाला एरिया है, दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ये पिंक वाला यहाँ पर गोलन हाइट्स, और यहाँ बगल में कौन सी कंट्री है? सीरिया। तो देखिए, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स कहाँ गया, एक मिनट, पहले मैं आपको गोलन हाइट्स समझा देता हूँ। गोलन हाइट्स जो है, इट्स अ स्ट्रेटेजिक प्लेट्यू एरिया, पठार वाला क्षेत्र ये है। ठीक है, दैट इजराइल कैप्चर्ड फ्रॉम सीरिया इन 1967, जो 6 दिन वॉर चली थी, 6 days वॉर बिटवीन दी अरब्स एंड जूस। तो उसके बीच में इजराइल ने सीरिया का ये प्लेटू एरिया, जिसको गोलन हाइट्स कहा जाता है, उसको क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया 1967 में, काबू में रखा, ऑक्यूपाई रखा, और उसके बाद फाइनली इसको अपने मैप में एनेक्स कर लिया, अपनी टेरिटरी का पार्ट बना लिया। कब? 1981 में। एक होता है कैप्चर करके रखे रहना, एक होता है सीधे अपना पार्ट दिखा देना मैप में। तो 81 में इसको एनेक्स करके अपना हिस्सा बना लिया। ठीक है, रिसेंटली the USA has officially recognized Jerusalem and Golan Heights as a part of Israel। और जब ट्रम्प की सरकार थी, उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, जो गोलन हाइट्स है अब वो इजराइल का ही इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है। और जेरूसलम भी जो है वो
इजराइल का हिस्सा है, ये कौन बोलता है? जबकि जेरूसलम कहाँ आता है? वेस्ट बैंक में आता है। किसके हाथ में होना चाहिए वो? पीएलओ के हाथ में, पैलेस्टीनियन मोहम्मद अब्बास जो प्रेसिडेंट है उनके हाथ में होना चाहिए। लेकिन यूएस क्योंकि प्रो इजराइल है, यूएस और इजराइल की दोस्ती हमेशा से रही है, तो हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता है यूएस। ठीक है, तो इजराइल के जो दोनों क्लेम्स हैं, एक जेरूसलम और एक गोलन हाइट्स, उसको रिकॉग्नाइज करता है कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो गोलन हाइट किसका हिस्सा था? सीरिया का, वो ले लिया। ठीक है, वेस्ट बैंक जो है, जो जॉर्डन का हिस्सा था कह सकते हैं आप। ठीक है, वेस्ट बैंक इज सैंडविच बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। वहाँ पे एक मेजर सिटीज है रामल्ला, सिटी ऑफ रामल्ला। इट इज़ द डी फैक्टो मतलब रियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ पैलेस्टीन। तो पैलेस्टीन का जो कैपिटल है जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं वो कौन है? सिटी ऑफ रामल्ला। ये कहाँ पर है? वेस्ट बैंक में। इजराइल ने इसका भी कंट्रोल ले लिया था, कहाँ पर? 67 वाली वॉर में, और वहाँ पे अपने लोगों को बसा दिया था। लेकिन ऑस्लो अकॉर्ड में वेस्ट बैंक का हिस्सा और गाजा स्ट्रिप का हिस्सा इजराइल ने एक तरह से दे दिया था पीएलओ को कि आप यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हम आपको थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी देंगे, सरकार बनाइए, इलेक्शंस करिए, अपनी पार्टी बनाइए। जो गाजा स्ट्रिप है, जो इजिप्ट के पास लगती है, गाजा स्ट्रिप, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट। इजराइल ने इसको भी ऑक्यूपाई कर लिया था आफ्टर 1967 वॉर, जो वॉर हुई थी 6 दिन वाली। ठीक है, लेकिन बाद में बट relinquished control of Gaza City and day-to-day administration in most of the territory during the Oslo Peace Accord। लेकिन जो ऑस्लो अकॉर्ड साइन हुआ था, समझौता साइन हुआ था, जहाँ पे पहली बार इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया था पीएलओ को, तो इजराइल ने वहाँ पे अपनी दोनों चीज़ें इनको दे दी थी, एक गाजा स्ट्रिप और एक वेस्ट बैंक का हिस्सा। तो गाजा स्ट्रिप भी बाद में ऑस्लो अकॉर्ड में इजराइल ने पीएलओ को दे दिया था। 2005 में इजराइल ने अपने मन से खुद ही अपने लोगों को, मतलब जूइश सेटलमेंट्स, जो जूइश लोग वहाँ रह रहे थे, कहाँ पे? गाजा में, उनको वापस बुला लिया कि वहाँ से हटिए, वहाँ पे यही लोग रहेंगे, पैलेस्टीनियन अरब्स रहेंगे। लेकिन अभी भी दो इजराइल कंटिन्यूज टू कंट्रोल द इंटरनेशनल एक्सेस टू इट। गाजा अभी भी जान तो किससे पूछ जाना पड़ेगा आपको? इजराइल को। ठीक है, गाजा के इधर मेडिटेरियन सी है और इधर 3 तरफ से इजराइल है, उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है इजराइल ने। कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करना हो गाजा से तो कौन करेगा? जानबूझ के। ऐसा ना हो कि गाजा के जो हमास ग्रुप है वो इंटरनेशनल तरीके से तस्करी करना शुरू कर दें, वेपन्स की, ड्रग्स की, मनी लॉन्ड्रिंग करना शुरू कर दें और उसको फिर यूज़ करें अगेंस्ट इजराइल। इसीलिए इसको ब्लॉक करके रखा है हर तरफ से। ठीक है, तो ये गाजा स्ट्रिप है। गोलन हाइट्स आपने देख लिया। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, तो देखिए 1993 में जो ऑस्लो अकॉर्ड साइन हुए थे वहाँ पे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था इजराइल ने, किसको? पीएलओ को कहा था कि हम आपको आपका गाजा स्ट्रिप और ये वेस्ट बैंक एडमिनिस्टर करने के लिए दे देंगे। ठीक है, इट इज़ द ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। क्या? पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, पीए। और इसके लीडर कौन है? लीडर हैं इनके प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, जो कहाँ के हैं? हाँ, फतह ग्रुप के हैं, हमास ग्रुप के नहीं हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग से ही जब ये ग्रुप बना, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के आपस में लड़ाई होना शुरू हुई अंदर से, क्योंकि जो हमास ग्रुप था वो अंदर से पॉलिटिकल टर्बुलेंस क्रिएट लगातार कर रहा था। फतह जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल फैक्शन, जिसके लीडर कौन है? यही है, हाँ, कहाँ के? प्रेसिडेंट महमूद अब्बास। ठीक है, unlike the Hamas, Fatah is a secular movement and has nominally recognized Israel and has actively participated in the peace process। तो जो फतह ग्रुप है जिसके हेड कौन है? प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, जो पूरे पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट भी हैं, ये एक सेकुलर ग्रुप हैं, ये धर्म के नाम पे आगे नहीं बढ़ते हैं, और इन्होंने आपस में इजराइल के साथ संबंध भी अच्छे बना रखे हैं और कहीं ना कहीं इजराइल को रिकॉग्नाइज भी करते हैं, और उसके साथ साथ जो भी शांति वाले काम है पीस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। किसके साथ? इजराइल के साथ। लेकिन जो हमास ग्रुप है जो कहाँ रह रहा है? गाजा स्ट्रिप में, जनरली मिलिटेंसी वहीं से होती है। ठीक है, तो हमास इज रिगार्डेड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय व्हाट? बाय यूएस गवर्नमेंट। यूएस इसको क्या मानता है? टेररिस्ट संस्था मानता है। ठीक है,
2006 में हमास ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जो लेजिस्लेटिव इलेक्शंस थे वो जीत लिए थे, और उसी के बाद इन्होंने पूरे फतह लोगों को यहाँ से इजेक्ट करके बाहर निकाल दिया था। और तब से लेके अब तक पूरा पैलेस्टीनियन मूवमेंट स्प्लिट है। गाज़ा में रहते हैं सिर्फ हमास के लोग, और जितने फतह के लोग थे वो कहाँ रह रहे हैं, वेस्ट बैंक में रह रहे हैं। और उनके प्रेसिडेंट कौन हैं, हाँ, जिनको पैलेस्टीन का प्रेसिडेंट माना जाता है। ठीक है, दो गाज़ा स्ट्रिप भी उन्हीं का पार्ट है पैलेस्टीन का, लेकिन वहाँ पे ऑपरेट कौन कर रहा है, हमास कर रहा है। और वहीं से रॉकेट्स लॉन्च हुए थे, अभी 580 रॉकेट पैलेस्टीन ने खुद लॉन्च नहीं किए थे, इस तरह से जो मिलिटेंट्स रह रहे हैं गाज़ा स्ट्रिप में वहाँ से उन्होंने लॉन्च किए थे। नेक्स्ट देखिए, टू स्टेट सोल्यूशन। टू स्टेट का मतलब क्या होता है, दो कंट्री चाहते हैं, और ये टू स्टेट किसने लेकर आए थे, यूनाइटेड नेशंस में। याद करिए, पार्टीशन प्लान आया था, रेजोल्यूशन आया था कि पूरे इस पैलेस्टीनियन एरिया को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, ज्यूज़ के लिए और किसके लिए, पैलेस्टीनियन अरब्स के लिए। तो ये टू स्टेट सोल्यूशन इट्स बेस्ड ऑन यूएन रेजोल्यूशन ऑफ 1947 विच प्रपोज टू स्टेट्स, जिसमें एक स्टेट किसके हाथ में रहेगा, ज्यूज़ के हाथ में रहेगा, और दूसरा किसके हाथ में रहेगा, पैलेस्टीनियन अरब्स के हाथ में रहेगा। लेकिन इस पूरे आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था किसने, अरब्स ने। मतलब पैलेस्टीनियन अरब्स टू स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानते, वो फुल फ्लैश पैलेस्टीन चाहते थे। ठीक है, और काफ़ी समय से यही टू स्टेट प्रॉब्लम दोनों के बीच का एक कन्फ्लिक्ट का कारण भी रहा, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। अब ये टू स्टेट को मानना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, क्यों नहीं वहाँ पे आराम से दो अलग अलग ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। रीज़न ये है कि इजराइल ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी हिस्सों को कैप्चर कर रखा है वहाँ पे, और बाउंड्री बनाना बहुत मुश्किल है। गोलन हाइट्स भी ले रखा है, वेस्ट बैंक जेरूसलम पे कब्जा कर रखा है, गाज़ा को घेर के रखा हुआ। तो एग्जैक्टली कहाँ से कितनी बाउंड्री बनाई जाए, अब वो बाउंड्री बनाना उतना आसान नहीं रह गया है। तो दो स्टेट्स को कार्व आउट करना अब आसान वहाँ पे नहीं है। दिक्कत है बॉर्डर्स को लेके, देयर इज नो अरेंज एग्रीमेंट अबाउट प्रिसाइसली वेयर टू ड्रॉ द लाइन। लाइन कहाँ से अब ड्रॉ की जाए, कैसे बांटा जाए। भाई पहले तो बांट दिया गया दो पार्ट में, लेकिन जब अरब कंट्रीज ने अटैक किया था किस पे, इजराइल ने, तो इजराइल ने वॉर को जीता और काफ़ी हिस्से अपने में जोड़ लिए, उल्टा उनका भी ले लिया, इजराइल बड़ा हो गया। तो अब कहाँ से बांटें और कैसे बांटें। ठीक है, क्योंकि इजराइल ने क्या किया, अपने सेटलमेंट्स हर जगह बनाने शुरू कर दिए, बैरियर्स बनाना शुरू कर दिया, वेस्ट बैंक में अपना हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। अब कहीं ना कहीं जो एक्चुअल बॉर्डर था वो इजराइल ने फेड कर दिया है और अपने आप को बड़ा कर लिया। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश दैट लैंड एज अ पार्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन। तो अब पैलेस्टीन का हिस्सा कैसे बनाया जाए। ऊपर से पैलेस्टीन को दो पार्ट में कर दिया इजराइल ने, कहा थोड़ा गाज़ा ले लो, थोड़ा क्या ले लो, वेस्ट बैंक। ये तो वही बात है जैसे एक ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान था, फाइनली वेस्ट पाकिस्तान को हटना ही पड़ा। ठीक है ना, तो वही प्रॉब्लम यहाँ भी आ गई, अलग अलग नॉन कंटिग्यूअस पीस में तोड़ दिया गया। कंटिग्यूअस पीस मतलब आस पास है, नॉन कंटिग्यूअस मतलब एक इधर है एक इधर है, जैसे है ना वहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप इधर है और ऊपर क्या है, वेस्ट बैंक है। ठीक है, जेरूसलम को दोनों लोग अपना मानते हैं, जेरूसलम को वेस्ट बैंक का पार्ट है तो वो मानते ही हैं, वहाँ पे अलग सा मॉस्क भी है, और जेरूसलम को अपना कैपिटल कौन मानता है, इजराइल भी। बोथ साइड्स क्लेम जेरूसलम एज देयर कैपिटल एंड कंसिडर्ड इट एज अ सेंटर ऑफ रिलीजियस वर्शिप एंड कल्चरल हेरिटेज। तो जेरूसलम को बांटना अपने आप में दिक्कत है। जैसे याद करिए जब जर्मनी को तोड़ा गया था दो पार्ट में, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, जर्मनी की बर्लिन को तोड़ा गया था, बर्लिन वॉल बना दी गई थी। तो वही दिक्कत यहाँ भी, तो कल को जेरूसलम को भी तोड़ा जाएगा, वॉल बना दी जाएगी बीच में, इसको लेकर भी दिक्कत है। अभी कुछ साल पहले 2017 में इजराइल ने एक डिक्लेरेशन किया, एक घोषणा करी कि जो जेरूसलम है वो क्या है, इजराइल का कैपिटल है। इससे पहले इजराइल का ऑफिशियल कैपिटल जेरूसलम नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या किया, जेरूसलम को अपना कैपिटल बना दिया किसने, इजराइल में। ये वही जेरूसलम जो कहाँ पर है, वेस्ट बैंक में है। ठीक है, जहाँ पर प्रेसिडेंट महमूद जो है वहाँ से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका सपोर्ट किसने कर दिया, यूएस ने। अब इससे सिचुएशन और इंटेंसिफाई हो गई। यहाँ पर जो अरब कंट्रीज़ हैं वो इसके अगेंस्ट हो गई, ये कैसे आपने कर दिया। और यूएस मतलब डोनाल्ड ट्रंप भी उन्होंने साथ दे दिया, और यूएस ने तो अपनी एम्बेसीज जो इजराइल की हैं वो कहाँ भेज दिया, इजराइल के नए कैपिटल जेरूसलम में। तो जो टेल अवीव में थे वो कहाँ पहुँच गए, जेरूसलम पहुँच गए। इसी के साथ साथ बहुत सारे रेफ्यूजीज़ हैं
जब ये वॉर शुरू हुई थी इजराइल पैलेस्टीन वाली, तो कई सारे पैलेस्टीनियन अरब्स जो वहाँ से चले गए थे ड्यू टू वॉर, अब वो वापस लौटना चाहते हैं। वापस लौट के कहाँ आएंगे? इजराइल में। तो इजराइल कहता है देखिए आपको लौट के आना है तो गाज़ा स्ट्रिप में चले जाइए या वेस्ट बैंक में, इजराइल के हिस्सों में आप नहीं आएंगे। तो रेफ्यूजीज़ लौट के कहाँ जाएँ? रेफ्यूजी क्राइसिस जो है वो भी अपने आप में प्रॉब्लम है। उसी के साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिप भी दोनों तरफ पे अलग अलग तरीके से है। इनफैक्ट इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो समय समय पर उन्होंने अपना स्टेटमेंट्स चेंज किया है, किसको लेकर? पैलेस्टीन को लेकर। ठीक है, तो पैलेस्टीनियन लीडरशिप इज डिवाइडेड, टू स्टेट सोल्यूशन सपोर्ट बाय पैलेस्टीनियन नेशनलिस्ट इन वेस्ट बैंक, बट लीडरशिप इन गाजा डज नॉट इवन रिकॉग्नाइज इट। एक और प्रॉब्लम है कि जो इजराइल के दो हिस्से हैं, एक इधर गाजा स्ट्रिप और एक इधर वेस्ट बैंक, तो वेस्ट बैंक में जो सेकुलर पार्टी के लोग हैं, PLA वाले, जिनके प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, वो कहते हैं कि ठीक है भाई, टू स्टेट प्रॉब्लम होना चाहिए, मतलब एक हमारा हो जाए हिस्सा, एक हिस्सा इजराइल का हो जाए। लेकिन जो यहाँ गाज़ा पट्टी में रह रहे हैं हमारे, वो कहते हैं नहीं, पूरा इजराइल पैलेस्टीन होना चाहिए, सब जगह अरब्स होने चाहिए, ज्यूज़ को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये इनको नहीं मानते। मीन्स जो गाज़ा में लोग रह रहे हैं, दे डू नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल, वो इजराइल को अब तक एक कंट्री का दर्जा नहीं देते हैं। ये वही हमास ग्रुप है। इसी के साथ साथ जितने भी इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, ये इनके नाम हैं। इन्होंने भी समय समय पर पैलेस्टीनियन स्टेट को कई बार एक्सेप्ट किया है, कई बार डिफर भी किया है, कई बार उसको मानते ही नहीं है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर अगर देखा जाए, ग्लोबल स्टैंड ऑन इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वर्ल्ड में कितने ऐसे देश हैं जो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करते हैं या इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं? तो नियरली 83% ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज हैव ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इजराइल एज अ सॉवरेन स्टेट और उसके साथ डिप्लोमेटिक संबंध बना के रखें। ठीक है, हाउएवर एट द सेम टाइम मैनी कंट्रीज आर सिंपैथेटिक टू पैलेस्टीन, स्पेशली इसमें अरब कंट्रीज़ हैं, वो कहते हैं नहीं भाई, पैलेस्टीन भी तो सॉवरेन होने चाहिए। उनके साथ क्या, वो टू स्टेट प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? ठीक, अब दोनों को चाहिए क्या इसमें? पैलेस्टीन का इशू क्या है और क्या इशू है इजराइल का, ज्यूज़ का, ये देख लेते हैं। जो पैलेस्टीनियन अरब्स हैं, दे वांट इजरायली टू हॉल्ट ऑल एक्सपेंशनरी एक्टिविटीज़। देखो इजराइल लगातार एक्सपैंड कर रहा है, गोलन पूरा ले लिया, वेस्ट बैंक का जेरूसलम को अपना कैपिटल बना लिया। ठीक है, तो जो लगातार विस्तारवाद कर रहा है, एक्सपेंशन, पैलेस्टीनियन लोग चाहते हैं यार ये एक्सपेंशन आप मत करिए। ठीक है, और 1967 में जो लड़ाई हुई थी, 6 डेज वॉर, तो वहाँ तक जो बॉर्डर्स थी, उसी बॉर्डर को आप अपना स्टेटस को मानिए और वहीं चले जाइए, रिट्रीट कर जाइए पुराने बॉर्डर्स पे। जो आपने एक्सपैंड किया, एनेक्स कर लिए इतने हिस्से, वो छोड़ दीजिए। ठीक है, ताकि जो हिस्सा बचे, जो पैलेस्टीन के लोग हैं वो अपने लिए एक सॉवरेन पैलेस्टीन कंट्री बना सके। कहाँ पर? वेस्ट बैंक को लेकर और गाज़ा को लेकर। और उसी में वेस्ट बैंक में जो जेरूसलम है उसको, उसका जो ईस्ट जेरूसलम है उसको अपना कैपिटल बना सके। तो गाज़ा से तो सारे ज्यूज हट चुके हैं, वहाँ पे हमास है, लेकिन जो वेस्ट बैंक का हिस्सा, वहाँ अभी भी इजराइल ने काफ़ी ज्यूइश सेटलमेंट्स बना रखी, मतलब काफ़ी ज्यूइश लोग वहाँ पे रहते हैं कॉलोनीज़ में। ठीक है, इसी के साथ साथ पैलेस्टीन ये भी चाहता है कि जितने पैलेस्टीन रेफ्यूजीज़ हैं, जो वॉर के समय जिन्होंने अपना घर खो दिया, जो वहाँ से चले गए, हट के चले गए और अब तक घर नहीं आ पा रहे हैं, उनको वापस घर लाया जाए, मतलब वो वापस इजराइल में आएँ। इजराइल कहता है देखिए ऐसा है, हमारी जो कंट्री है फुल फ्लैश ज्यूइश स्टेट रहेगी, हम इसको इस्लामिक स्टेट नहीं बनने देंगे। और उसी के साथ साथ वो कहते हैं जितने भी रेफ्यूजीज़ हैं आपके पैलेस्टीनियन के, पैलेस्टीन आइए, इजराइल मत आइए। पैलेस्टीन आने मतलब ये कि वेस्ट बैंक में जाइए या गाज़ा आइए, हमारे एरिया में इंटरप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इश्यूज़ अब तक ऐसे ही चल रहे हैं। ये विवाद काफ़ी बड़ा विवाद रहा है और पूरे IR में सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट जो है, जिसमें कई सारे देश इन्वॉल्व हो गए हैं, वो कौन सा कन्फ्लिक्ट है? इजराइल पैलेस्टीन। तो जब आपने ये कन्फ्लिक्ट समझ लिया है तो अब आपके लिए आगे ये रिलेशन समझना आसान होगा, इंडिया इजराइल रिलेशंस, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इजराइल संबंध हमने कैसे बनाए, उसको जानने के लिए पहले आपको इजराइल की कहानी, पैलेस्टीन की कहानी, ये जानना ज़रूरी था। ठीक है, तो क्या रिलेशंस हमारे हैं, क्या ट्रेड है, क्या व्यापार है, क्या क्या बायलैटरल डील साइन हुई हैं, वो सब हम अब नेक्स्ट चैप्टर में आगे देखेंगे। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर हुआ?